बख्शी का तालाब में रुधही गांव और यहाँ पर तत्कालीन सांसद अटल बिहारी वाजपेयी की एक परिकल्पना कि किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखा जाए, ताने बाने को समाज की दुरुस्त रखा जाए और उसमें किस तरीके से रामलीला के जो सारे पात्र रहते हैं वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान होते हैं और इसके जरिए किस तरीके से एक तरह से संस्कृति जुड़ती है और एक सीख पीढ़ियों से गुजरती रहती है। ये सलमान खान है। जब लखन नहीं तो राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं सुख समय कहाँ। संसार कहेगा वानरों ने वन में बहकाए रघुवंशी, वानर तो वन में भाग गए सब कुछ खोआए रघुवंशी। ये अरबाज खान है। जैसे मेरा नाम अरबाज खान है और ये मेरा दोस्त है सुजीत यादव। हम लोग की दोस्ती इसी वजह से हुई, जैसे हिंदू मुस्लिम जैसे रामलीला करते हैं वैसे ही बाहर की भी जो दुनिया है हम लोग साथ में मिलकर एक मिसाल देते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई हैं। बख्शी का तालाब इलाके का रुधही गांव, यहाँ बरसों से रामलीला भी होती है और अधिकतर किरदार मुसलमान होते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साबिर खान है और मैं इस रामलीला का डायरेक्टर हूँ। अच्छा। उसके उसके साथ ही मैं अभी तक दशरथ की भूमिका निभाता हूँ। वैसे भी आप इनके पिता हैं? हाँ, ये हमारे पुत्र हैं दोनों जो राम लक्ष्मण बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा कि जो रामलीला हो उसमें मुस्लिम पात्र रहें। जी, उन्होंने कहा, उनकी भी दिशा बहुत रही यहाँ कि जो भी छोटे मोटे कार्यक्रम या बड़े होते हैं उसमें हिंदू मुसलमान मिल के करें, मुस्लिम जरूर रहे खास तौर से। वही आज तक चला आ रहा है, आज भी चला रहा है। मुस्लिम पात्र ही करते हैं यहाँ पर रामलीला, पूरी रामलीला यहाँ मुस्लिम पात्र ही करते हैं। इन वर्षों में अयोध्या का आंदोलन भी बीता होगा, 6 दिसंबर भी बीता होगा, मंदिर निर्माण का निर्णय भी आया होगा, लेकिन यहाँ परंपराएं नहीं बदली। 2 दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने इस गांव के सद्भाव को राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित करके सांप्रदायिक राजनीति को आईना दिखाया था। उन्होंने नई परंपराएं शुरू की जो आज भी कायम है। वैसे सांप्रदायिक राजनीति की धुरी कहे जाने वाले यूपी की राजधानी लखनऊ ने पहले अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा अपने यहां से चुनकर लोकसभा भेजा, सामने भले मुस्लिम प्रत्याशी रहे हों। यहां ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि हाल के समय में धर्म परिवर्तन का सबसे हाई प्रोफाइल मामला भी लखनऊ से निकला। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी आज हेट स्पीच के मामले में कानून के शिकंजे में हैं। पर क्या हुआ कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनना पड़ा। यहाँ मजहबी तालीम भी है और जो आधुनिक शिक्षा होती है वो भी है। सीधे तौर पर आज के जमाने की जो जरूरत है, चुनाव के समय यहीं पर वोटिंग दी जाती है, कोरोना के लिए यहीं पर टीकाकरण किया जाता है, लेकिन शिक्षा का जहां तक सवाल उठता है वो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। किसी भी समुदाय का अगर समुचित विकास चाहिए तो शिक्षा बहुत आवश्यक हो जाती है। ये बहस का विषय जरूर बनता है, लेकिन उसमें से निकलता क्या है? आपको लगता है इतने सालों में मुसलमानों ने खुद को वोट बैंक बनने दिया है? क्या उनकी तालीम पर उतना ही काम हो पाया है? क्या उस पर कोई कोशिश कर रहा है, उनकी आर्थिक तरक्की पर, उनकी एजुकेशन पर? मुसलमानों को अगर पढ़ा लिखा बना दोगे तो वोट बैंक कहाँ बन रह जाएगा? वो तो उसमें समझ पैदा हो जाएगी कौन हमारा दुश्मन है कौन दोस्त। तो वोट बैंक बनाने के लिए तो मदरसे खुले, मदरसे अगर बंद हो जाएंगे और स्कूल खुल जाएंगे तो वोट बैंक कहाँ रहेगा? मदरसे खोले इसीलिए गए। कांग्रेस के जमाने में उत्तर प्रदेश में, समाजवादी के जमाने में 22,000 मदरसे इनलीगल खुल गए। किसी भी समाज की बेहतरी का सबसे बड़ा सूत्र है शिक्षा। अब तक बनी तमाम कमेटियों की सिफारिश यही रही कि मुसलमानों की तरक्की के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है। पर मुसलमानों में शिक्षा का अभाव है, ये हकीकत है। 150 रुपए में 200 रुपए में क्या होता है? ये जरी का काम चल रहा है। जी, जरिए का काम है। और जरी तो सबसे महंगी चीज होती है। लेकिन हम लोग को महंगी होती है, लेकिन इसका प्राइवेट दुकानदारी खाता है, हम लोग को तो नहीं मिलता है ना। बिल्कुल कम से कम मजदूरी, सारे काम की मजदूरी सबसे कम इसी में, कहीं भी किसी। देखिए, ये जितने लोग बोलते हैं, बड़े लोग जितने भी हैं, आप लोग तो बहुत महंगा खरीदती हैं इसको। ये आपके हाथ में जाएगा कम से कम नहीं तो 25,000 रुपए का। ये 25,000 रुपए का, और ये 2500 रुपए इनको मिलेंगे। हमको 2500 रुपए मिलेंगे। और कितना दिन लगता है एक ऐसा तैयार करने में? जी,
15 दिन के काम के आपको 2500 मिलेंगे, जो बाजार में 25,000 में बिकेगा। बीते कुछ सालों में यूपी में मुसलमानों की बेसिक शिक्षा के केंद्र मदरसों पर बहुत ध्यान दिया गया। राजनीतिक विमर्श में इसे मजहब में दखलंदाजी कहा गया, लेकिन मदरसों को आधुनिक और रोजगार परक शिक्षा से जोड़ना महत्वपूर्ण काम रहा। राज्य में 2017 से पहले कुल 19,123 मान्यता प्राप्त मदरसे थे। 2017 में मदरसा शिक्षा परिषद का पोर्टल लॉन्च हुआ। इसमें 16,222 मदरसों ने पंजीकरण करवाया। 558 मदरसे सरकारी अनुदान से चलते हैं। समय के साथ मुस्लिम समाज के बीच कुछ आंकड़े शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों की सहभागिता को लेकर बेहतरी की उम्मीद भी जगाते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के अनुसार 2019-20 सत्र में यूपी में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा पाने वाले बच्चों में 15.47% छात्र मुसलमान थे। हालांकि 20% से अधिक आबादी के लिहाज से ये काफी नहीं है, लेकिन अगर 2011-12 के सत्र से इसकी तुलना की जाए तो पता चलता है कि शिक्षा पाने वाले छात्रों में मुसलमानों की संख्या तब 11.18% थी। इस लिहाज से शिक्षा के प्रति जागरूकता का अच्छा संकेत मिलता है। मतलब पैसा तो है नहीं, हम लोग जो रोजमर्रा वाले लोग हैं, क्योंकि सरकार में ज्यादा, क्योंकि पढ़े हुए तो है नहीं हम लोग, कोई ज्यादा हम लोग का वो नहीं है। बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? बच्चों को पढ़ाना तो बिल्कुल चाहेंगे भाई, क्योंकि हम पढ़े हुए नहीं तो लड़की तो जरूरी पढ़ाना चाहेंगे। वैसे एक आंकड़ा ये भी मिलता है जो ये बताता है कि लड़कियों की शिक्षा को लेकर भी यूपी के मुस्लिम समाज में जागरूकता बढ़ी है। UDISE के अनुसार अगर निजी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षा स्कूलों को देखें तो लड़कियों में मुस्लिम लड़कियां 12.22% हैं, जबकि मुसलमान लड़कों में ये सिर्फ 8.94% है। इसी तरह 10वीं कक्षा के लिए सत्र 2019-20 में 12.88% लड़कियां मुस्लिम थीं और 11.35% मुस्लिम लड़के थे। आंकड़े यूपी के मुसलमानों में शिक्षा के लिए अलग ट्रेंड देख रहे हैं। शिक्षा बढ़ेगी तो जागरूकता बढ़ेगी, और एक जागरूक मतदाता लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति होता है।